So second, we have marketable securities. As I quoted before, that marketable securities are also known as short-term investments. अच्छा, इसमें भी थोड़ी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है। वैसे तो कॉमनली अगर हम देखें तो हम मार्केटेबल सिक्योरिटी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं अगर हम एज अ होल देखें। बट अगर हम इसमें मजीद इसको हम ब्रेक डाउन करें, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसमें भी हमारे पास डिफरेंस होता है। सो इट्स बेटर कि मैं आपको पूरी डिटेल्स इसकी प्रोवाइड करूं। सबसे पहले तो अगर हम कॉमनली देखें तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम कहते हैं कि जी दे आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एंड शॉर्ट टर्म से अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली जब भी हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एसेट्स की भी बात करते हैं, वी से के पीरियड जिसका लेस देन अ ईयर हो, दे आर शॉर्ट टर्म, एंड मोर देन अ ईयर देन दे आर लॉन्ग टर्म। सो इसी तरह से अगर हम पहले बात करें कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म यानी लेस देन अ ईयर होता है, बट जिसका लेस देन अ ईयर पीरियड हो उसका। और हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग के वो शॉर्ट टर्म है। सो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं? हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हमारे पास सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, बॉन्ड्स आपके कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, देन आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक सिमिलरली गवर्नमेंट स्टॉक्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्टॉक्स होते हैं। सो वी हैव मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दे आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज कंसिडरिंग के उसका पीरियड कितना है। ऑब्वियसली अगर वो शॉर्ट टर्म पे बेस्ड है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये है कि अगर हम थोड़ा मजीद इसको हम ब्रेक डाउन करें और थोड़ा हम मजीद इसको डिटेल में जाएं, तो हम देखते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, इवन इसमें भी थोड़ा हमारे पास डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है कि यूजुअली आपकी जो प्रैक्टिकली यूजुअली जो भी आपकी बैलेंस शीट्स होती हैं कंपनीज की, उसमें ये दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पे रिपोर्ट होते हैं। कैसे डिफरेंट टर्म्स पे रिपोर्ट होते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी तो मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से ही रिपोर्ट हो रहा होगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो यूजुअली आपका आता है किस हेड के अंदर? लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। वो आता है यूजुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में। सो यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो मैं दो टर्म यूज कर रही हूँ, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें, सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी थोड़े बहुत इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हम ओवरऑल एक ही टर्म यूज कर देते हैं, बट अगर हम डिटेल में जाएं तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं। क्या है? सबसे पहले जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी यूजुअली होती क्या है? इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स कहलाती हैं। सेकंड ये होता है कि इसकी जो इसमें हाई स्टेबल वैल्यू होती है, जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज वेरी स्टेबल। एंड थर्ड ये होता है कि जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है दैट इज 90 डेज, या यूजुअली इसे हम 3 मंथ्स भी कहते हैं। सो अगर किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो बहुत सेफ है, यूजुअली नोन एज रिस्क फ्री सिक्योरिटी, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू बहुत स्टेबल है, रिस्क फ्री होगी तो ही वैल्यू उसकी स्टेबल होगी। थर्ड, उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो सिर्फ 90 डेज या 3 मंथ्स है, देन एक्चुअली वो कहलाती है आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो भी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी बुक्स में किस टाइटल ऑफ अकाउंट से रेफर होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टाइटल ऑफ अकाउंट से रेफर होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, बट स्टिल उसकी जो भी लाइफ है या उसका जो भी मैच्योरिटी पीरियड है वो ऑब्वियसली लेस देन अ ईयर है, देन वो आती है मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, भले अगर कोई भी एक भी अगर इसमें कंपोनेंट मिस हो गया, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी, यानी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से रिपोर्ट नहीं होगी, बल्कि वो किसके नाम से रिपोर्ट होगी? मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से रिपोर्ट होगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कंपनीज हैं, कोई बहुत ही ब्लू चिप कंपनीज भी होती हैं, बहुत क्या कहेंगे आप उसे, सक्सेसफुल कंपनीज हैं, हमेशा प्रॉफिटेबल आपकी कंपनीज हैं, बट स्टिल
अगर आपने उस प्रॉफिटेबल कंपनी के भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, देन यू आर नेवर श्योर कि उसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। मे बी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हिट करें और उसकी फॉरन जो भी उसका स्टॉक है वो फॉरन उसकी वैल्यू डाउन हो गई। उसके अलावा कोई भी मार्केट में ऐसी वैल्यू मार्केट में आपकी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है कि जैसे उसका कोई भी कंपेटिटर है, जी कंपेटिटर ऐसी नई उसकी टेक्नोलॉजी के साथ आया है, सो फौरन जो भी उसका कंपेटिटर होगा उसकी जो स्टॉक वैल्यू है फौरन रेज हो जाएगी और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू फौरन डाउन हो जाएगी। सो इट मीन्स कि ये जो कंपनीज होती हैं बहुत प्रोन होती हैं जो भी आपकी मार्केट में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है। सो यानी उनकी जो वैल्यू है दैट इज नॉट स्टेबल एंड ऑब्वियसली वो कभी भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें कोई ना कोई रिस्क बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है। एंड यूजुअली ऑब्वियसली जो भी आपकी कॉर्पोरेट स्टॉक्स होते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिस्क आपका होता है, इंक्लूडेड होता है। सो अगर एक भी कंपोनेंट मिस हो जाता है देन जो भी वो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपकी यूजुअली मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहलाती है, ना ही कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई करने के लिए ये तीन जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट डाउन किए हैं ये होना जरूरी है। और अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं देन जो भी वो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किस नाम से रिपोर्ट होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से रिपोर्ट होती है। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक मिस हो गया देन जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किस नाम से रिपोर्ट होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से रिपोर्ट होगी। सो ये इन डिटेल है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं सो हम एक ही टर्म यूज कर रहे होते हैं। मजीद इस चीज को हम अगर नहीं हम इस चीज को मिक्स करें या कंफ्यूज करें और हम एज अ सिंपल या एक ही हम बेसिस पे चलें तो हम यही बोलेंगे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बेसिस पे हम अपना पूरा लेक्चर आगे वाला बेस्ड करेंगे। ये सिर्फ इसलिए था ताकि आपको मजीद इसकी डिटेल्स मालूम हो। चले भले वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या भले मार्केटेबल सिक्योरिटी हो, हम एक ही टर्म यूज करेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी। सो यूजुअली जब भी हम अपनी अकाउंटिंग देखते हैं हम कहते हैं कि जी मार्केटेबल सिक्योरिटी की पूरी जो भी लाइफ होती है उसके अंदर 4 इवेंट्स आते हैं। पहला इवेंट ये होता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपने कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो आपने परचेज की है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स है, यू हैव परचेज अ बॉन्ड। देन सेकेंड इज आपको उस बॉन्ड पे एक सर्टेन इंटरेस्ट मिल रहा है। और फिर थर्ड है कि आप उसको सेल कर रहे हैं। और फिर फोर्थ होता है कि जी आप अगर उसको सेल नहीं कर रहे हैं देन आप उसकी एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप सेल कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, लेकिन अगर आप उसको सेल नहीं कर रहे हैं देन एट द एंड ऑफ द पीरियड यू हैव टू एडजस्ट इट्स वैल्यू। अब इफ यू रिमेंबर मैंने आपको शुरू में बोला था कि मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होती है वो अपनी करंट वैल्यू पे रिपोर्ट होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट वैल्यू? करंट वैल्यू मींस द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मींस द करंट मार्केट वैल्यू। हम उस पर उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। सो ये जो एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट है इसका मकसद यही है कि जो भी मार्केट वैल्यू या जो भी फेयर वैल्यू उस टाइम पे चल रही है मार्केट में उसके हिसाब से आप अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को एडजस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब जब ये 4 इवेंट्स आते हैं किस तरह से आपकी एंट्रीज किस तरह से आप जर्नल में इसको रिकॉर्ड करते हैं एंड क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है। हम एक ही क्वेश्चन को लेके चलेंगे एंड हम उसी पे पूरा ये बेस्ड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि जी हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम उस पर इंटरेस्ट कमा सकें या डिविडेंड कमा सकें। सो इंटरेस्ट और डिविडेंड एक्चुअली हमारा यूज कहाँ पे होता है? जब भी आप बॉन्ड्स की बात करते हैं, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो या आपके प्राइवेट बॉन्ड्स हो यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यू अर्न एन इंटरेस्ट। और अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको मिलता है डिविडेंड मिलता है। अच्छा, अगर आपने ट्रेजरी बिल्स वगैरह में भी किया हुआ है, सेविंग सर्टिफिकेट में भी किया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड सिर्फ आपको स्टॉक्स के अंदर मिलता है, बाकी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई हो किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट ही आप अर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी चल रही हैं तो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलने के अलावा आपको कैपिटल गेन भी होता है। कैपिटल गेन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्टॉक खरीदा है 10 रुपीज में एंड मार्केट कंडीशंस वर क्वाइट
प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छी मार्केट कंडीशंस रही हैं और दूसरे दिन ही आपका जो भी स्टॉक प्राइस थी वो आपकी 12 हो गई है। सो आपने 10 की जगह जब आपने 12 हो गई और आपने 12 पे उसको सेल कर दिया, देन 10 12 minus 10 2, दिस 2 shows a market कैपिटल गेन। सो अगर आपकी मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो कभी कभी आपको कैपिटल गेन भी मिलता है, यानी वैल्यू आपकी जो थी वो एप्रिशिएट हो जाती है। हम इन तीन तरह से आपको फायदा मिल रहा होता है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और आपको स्टॉक्स पे डिविडेंड मिलता है, देन उसके अलावा फिर आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है अगर मार्केट कंडीशंस आपकी अच्छी रहती हैं तो। ये जो भी हमने 4 इवेंट्स लिखे हैं, हम इसको एक ही एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। हम इसमें देखेंगे किस तरह से क्या ट्रांजेक्शंस होती हैं या मजीद क्या इसमें सब इवेंट्स आते हैं। लेट्स डू इट। So here you can see we have a question. This is a question and now we are going to apply all these 4 events on this question. So let me tell you, सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास ट्रांजेक्शन गिवन है, इंफॉर्मेशन है, दिस इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम वन बाय वन इसको देखेंगे किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, assume that Foster Corporation purchases investment 4,000 shares of the Coca-Cola Company on December 1st. Foster paid 48.98 per share plus a brokerage commission of $80. So सबसे पहले हमें पता है they are talking about purchasing. It means सबसे पहली जो इवेंट आ रहा है वो आ रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं। So how are we going to record this transaction? Let's do it. सबसे पहले तो we know कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं। We are purchasing 4,000 shares and the price is 48.98 per share plus a brokerage commission of 80. So हमें पता है it's a short term investment, यानी we are purchasing marketable securities and marketable securities are the financial assets, the most liquid current asset of a business. So how are we going to record it? सबसे पहले तो we have to do a calculation. ठीक है, हम कितना, हमें जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हमने परचेज की है ये हमें कितने की कॉस्ट कर रही है। सो सबसे पहले तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले यू हैव परचेज्ड 4,000 शेयर्स and the per share price was 48 just a second, and the purchasing price was 48.98 per share plus a brokerage commission of 80. अगर आपको याद हो, हमने जब कॉस्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा था, हमने कहा था कि वट एवर दी परचेजिंग प्राइस यू आर पेइंग प्लस जो भी हम एडिशनल चार्जेस पे करते हैं टू ब्रिंग दी एसेट इनटू इट्स प्राइमरी यूज, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो सब एड अप हो जाता है। सिमिलरली ये जो ब्रोकरेज कमीशन है, हम ये इसको हम क्यों एड अप कर रहे हैं? अगेन इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम फाइनेंशियल एसेट जो हम परचेज कर रहे हैं, यानी जो हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसको परचेज करने के लिए हमें ब्रोकरेज कमीशन देना है, यानी उस मार्केटेबल सिक्योरिटी को उसके प्राइमरी यूज में लाने के लिए वी आर पेइंग सम एडिशनल चार्जेस। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू ऐड दिस ब्रोकरेज कमीशन। अगर हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करें, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 48.98 प्लस 80, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज 196,000। So yani to purchase this marketable securities, the amount we are paying is 196,000. So यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन किस तरह बनेगी? सबसे पहले this is December 1st transaction. We are purchasing marketable securities. Marketable securities are the financial asset. Whenever asset increases, asset is debited. Now what amount are we going to debit it? We are going to debit it by the amount of 196,000. एंड हम कितना कैश पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग कैश अगेन 196,000. पर शेयर प्राइस वाज 48.98 प्लस 80 वाज द ब्रोकरेज कमीशन।
अच्छा, जैसे आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इस ट्रांजेक्शन के नीचे आपको जो 196 आपने कैलकुलेट किया है, आपने इसको शो भी करना है. हाउ वी आर गोइंग टू शो इट? आप इसको ब्रैकेट में शो करेंगे कि आपने 4000 शेयर्स परचेज किए हैं एंड द परचेजिंग प्राइस वाज 48.98 per share plus $80 brokerage कमीशन. आपने इस तरह से प्राइस को शो करना है 196,000 को. उसके बाद जैसे आप 196,000 कैलकुलेट करेंगे, अब आपको यहाँ पे ये भी रिफ्लेक्ट करना है कि अब आपकी पर शेयर प्राइस कितनी बन रही है. अब पर शेयर प्राइस कितनी बनेगी? पहले तो 48.98 थी क्योंकि उसमें पहले 80 ब्रोकरेज कमीशन इंक्लूडेड नहीं था. अब सिंस यू नो यू आर पेइंग 196,000 फॉर बाइंग 4,000 शेयर, सो यू हैव टू रिकैलकुलेट दी प्राइस पर शेयर. वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सिंपली $196,000 divided by 4,000 shares. Let us calculate here. 196,000 divided by 4,000 gives us a share price of $49 per share. So this is how you are going to record this transaction as well as आपने किस तरह से इसकी calculation यहाँ पे show करनी है. So this transaction was related to first event which was purchase of investment. Now we are going to go on the second information जो कि हमें given है. transaction क्या है? Foster Corporation receives a $0.30 per share dividend on its 4,000 shares of Coca-Cola. अब यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि जो आप dividend per share आपको मिल रहा है that is 0.30 per share. ये second event है which is receipt of interest or dividend. Since हम shares की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, shares पे जो भी आपको एडिशनल आप रेवेन्यू या इनकम कमाते हैं दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड. और जब बॉन्ड्स या कोई और इन्वेस्टमेंट होती है उसमें आप जो भी रेवेन्यू कमाते हैं या इनकम कमाते हैं दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. सो यहाँ पे जो हमारी सेकंड है, हमें यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है जो हमने 4,000 शेयर्स परचेज किए थे. सो हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इट? अगेन सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है जी, आपको पर शेयर डिविडेंड 0.30 है. सो ओवरऑल आपको डिविडेंड अमाउंट कितना मिल रहा है? हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले बल्कि हम यहाँ पे रफ पे करते हैं. 0.30 मल्टीप्लाई बाय 4,000. जब हम 4,000 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें जो डिविडेंड मिल रहा है ओवरऑल दैट इज 1,200. सो हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इट? यहाँ पे हमारे पास कोई डेट गिवन नहीं है. सो लेट्स अज्यूम कि आपको December 5 की ये ट्रांजेक्शन है. लेट्स अज्यूम दिस इज December 5 इवेंट. ठीक है, December 5 की ट्रांजेक्शन है. आपको डिविडेंड मिल रहा है. ठीक है, डिविडेंड इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली कैश. आपको कैश मिल रहा होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड है. सो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के पास क्या आ रहा है? कंपनी के पास आ रहा है कैश. कितना कैश आ रहा है? 1,200. कैश इज एन एसेट. Whenever asset increases, asset is debited. So we are going to simply debit cash here by 1,200. अच्छा, ये कैश हमें किसके थ्रू मिल रहा है? We are earning this cash in the form of dividend. ठीक है, और सिंस हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि हमें इनकम या रेवेन्यू जनरेट हो. That income and revenue is always in a form of either interest or dividend. But it's actually an income or a revenue. So हम किस तरह से, हमें पता है whenever revenue or income is earned, it is always credited. So यहाँ पे simply आपका dividend revenue या आप dividend income इसको कह लें, that would be credited by 1,200. अच्छा, एक चीज है, अगेन सबसे पहले चले हम इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दें. अगेन इसकी आपने नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन शो करनी है. कैलकुलेशन किस तरह शो करनी है? अगेन 0.30 per share dividend into into 4,000 shares.
इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे शो करनी है कि हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी December 1 की, जब ये ट्रांजेक्शन हुई थी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने परचेज की थी, तो सबसे पहले ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी आपकी बैलेंस शीट में आती हैं एज ए फाइनेंशियल एसेट। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपका मोस्ट हाईली लिक्विड जो फाइनेंशियल एसेट है दैट इज कैश। तो सबसे पहले हमारा कैश रिपोर्ट होता है। कैश के फौरन बाद ही हमारी जो सेकंड मोस्ट लिक्विड एसेट है दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी। कैश के बाद फौरन जो हमारा सेकंड एसेट रिपोर्ट होगा, फाइनेंशियल करंट एसेट। Yes, so marketable security will be reported as an asset in your balance sheet. Now let's come to second transaction, the December 5th one, in which you are earning a dividend revenue. Since we are talking about the revenue and we know revenue is always a part of an income statement, so यहाँ पे आपकी dividend revenue या dividend income जो है वो आपका आएगा in your income statement in the part of revenue. So ये डिविडेंड इनकम या डिविडेंड रेवेन्यू के नाम से आप इसको वहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे इन योर इनकम स्टेटमेंट एंड इन द सेक्शन ऑफ रेवेन्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, दिस वन, Foster Corporation sells 500 shares of its Coca-Cola stock on December 18 for 50.04 per share less a $20 ब्रोकरेज कमीशन। सो यहाँ पे अब हमारा थर्ड इवेंट है विच इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब भी हम सेल करते हैं ऑब्वियसली वी नो कि दो चीजें हो सकती हैं, इधर यू आर गोइंग टू गेन और लूज समथिंग। अगर जनरली भी देखें, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी बाय की थी एंड नाउ यू आर रीसेलिंग इट इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल यू हैड परचेज्ड इट फॉर 50,000 एंड अब आप उसको 51,000 में सेल कर रहे हैं इन द मार्केट, सो यू आर अर्निंग अ गेन ऑफ 1,000, आपको 1,000 का गेन हो रहा है। और अगर वो 50 के बजाय 49 पे चली जाती, 49 पे सेल होती मार्केट में, तो आपको क्या होता, 1,000 का लॉस होता, क्योंकि खरीदी कितने पे थी, 50 की। अगर 50 से ज्यादा पे बेचेंगे ऑब्वियसली गेन होगा, अगर 50 से कम पे बेचेंगे सो यू आर गोइंग टू बेयर अ लॉस। भले गेन हो या आपका लॉस हो, ये जो भी गेन्स एंड लॉसेस होते हैं ये हमेशा आपके इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट होते हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि ओके इफ इट्स अ गेन देन गेन हमारा जो होगा, हम गेन को हम लिखेंगे अपना इसमें रेवेन्यू में। बट रिमेंबर, गेन्स एंड लॉसेस कभी भी आपके रेवेन्यूज में नहीं आते या एक्सपेंसेस में नहीं आते हैं, डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं होते। जब भी टैक्स से पहले जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट का आपका फॉर्मेट क्या होता है, पहले रेवेन्यू, देन लेस एक्सपेंसेस, देन ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, देन आपका टैक्स लेस होता है। जो आपका टैक्स लेस होने से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं। अगर ये गेन होगा तो आप बोलेंगे अदर गेन्स, और अगर लॉस होगा देन ऑब्वियसली वो लॉस डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी जैसे रेवेन्यूज होते हैं, then less expenses, then you get operating profit। अब आप यहाँ पे बताते हैं कि add or less, just a second, yes, other gains or losses, and then आपको यहाँ पे मिलता है टैक्सेस, एंड देन अगेन वही आपका पैटर्न चलता है कि आप टैक्स एक्सपेंस को लेस करते हैं एंड देन इन द एंड यू गेट नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रही हूँ कि अगर जब हम गेन्स या लॉसेस की बात करते हैं, देन गेन्स एंड लॉसेस आपका इनकम स्टेटमेंट पे यहाँ आता है, राइट आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड बिफोर द टैक्स एक्सपेंस एक्चुअली। और अगर हम बात करते हैं कि आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड रेवेन्यू अर्न किया है या इनकम अर्न की है, तो वो आपकी यहाँ पे रिपोर्ट होती है रेवेन्यू के सेक्शन में। रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस जो होते हैं दे आर ऑलवेज फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस। जो प्राइमरी बिजनेस है आपका, उससे जो भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंस आपका इनकम हो रहा है या आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस सेक्शन में आते हैं।
लेकिन अगर आपको गेन्स या लॉसेस हो रहे हैं, गेन्स एंड लॉसेस आर ऑलवेज फ्रॉम सम सेकेंडरी एक्टिविटी, वो किसी सेकेंडरी एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है कि जी आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट की थी, अब आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं और उसके थ्रू जो भी आपको गेन या लॉस हो रहा है वो आपका इस यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। सो रिमेंबर, गेन्स एंड लॉसेस अगेन आर दी डिफरेंसेस के आपने कितने पे बाय किया था और कितने पे आप सेल कर रहे हैं। सो इस तरह से ये रिपोर्ट होता है। सो रिमेंबर, वो रेवेन्यू भी आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, गेन्स एंड लॉसेस भी आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। एंड लॉसेस हमेशा याद रखें, जब भी कंपनी लॉस बेयर करती है देन एक्चुअली लॉस इज नोन एज एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी। लॉस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी, बट याद रखें हम उस लॉस को कभी भी अपने जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे हम कभी भी उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। लॉस को हम हमेशा लॉस को यहाँ पे सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे। अगर गेन होगा तो उसको भी सेपरेटली, लॉस होगा तो उसको भी सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, so let's move on to our third transaction. This one, Foster Corporation sells 500 shares of its Coca-Cola stock on December 18 for 50.04. याद रखें हमने यहाँ पे हम 50.04 पे सेल कर रहे हैं, जबकि अगर हम देखें, अगर हम इस वाली ट्रांजेक्शन पे आए तो हमने कितना कैलकुलेट किया था, हमें परचेज कितने पे किया था, यानी हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी 49 पर शेयर। रिमेंबर, यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट 4000 शेयर्स की कितनी पड़ी थी 49 पर शेयर। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 50.04 पे इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ओके 49 पर शेयर प्राइस पड़ी थी एंड वी आर सेलिंग इट एट 50.04, साफ साफ यहाँ पे गेन नजर आ रहा है। बट इस गेन के अलावा हमने यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज कमीशन भी दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज कमीशन को हमने लिखा हुआ है लेस क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम देखें वापस से December 1 पर जाएं, यहाँ पे आपने ब्रोकरेज कमीशन को ऐड किया था जब आप परचेज कर रहे थे। व्हेन यू परचेज एंड व्हेन यू पे अ ब्रोकरेज कमीशन तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड होता है। एंड अगेन जब आप सेल कर रहे हैं, आपने जितना भी ब्रोकरेज कमीशन दिया है वो आपका लेस होके आपको फाइनल अमाउंट बताएगा कि ओके इस मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करके आपको फाइनल अमाउंट कितना मिला है। उस फाइनल अमाउंट के अंदर एक तो सबसे पहले जो पर शेयर प्राइस थी वो आती है, साथ साथ जो भी आपने ब्रोकरेज कमीशन अब सेल करने पे दिया है वो भी आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। सो फाइनल प्राइस जो आपको मिलती है वो किस तरह से मिलती है, ब्रोकरेज कमीशन को डिडक्ट करके मिलती है। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगेन अपनी रफ वर्किंग कर लें, रफ वर्किंग किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे, मैं सबसे पहले आई थिंक इसको थोड़ा रिमूव करूं, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हमारा मैसअप हो गया वर्ड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे दे आर सेइंग हमने 500 शेयर सेल किए हैं एंड प्राइस पर शेयर वाज 50.04, so the amount we get is 500 into 50.04 is 25020, and now we have to add and we have to less deduct the brokerage commission. अगर हम इसमें से $20 अपना ब्रोकरेज कमीशन लेस कर दें, so the final amount we are getting is 25,000. ओके, अब हमें यहाँ पे इस चीज को रिपोर्ट किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन। ये किस डेट की ट्रांजेक्शन है, December 18, ठीक है, December 18 की हमारे पास ट्रांजेक्शन है। ओके, अब सबसे पहले तो एक चीज देखिए, कैश जो आपको मिल रहा है, आपने जो सेल किया है वो आपने सेल किया है 25,020 पे और आपने ब्रोकरेज कमीशन डिडक्ट किया 20, सो आपको टोटल कैश कितना मिल रहा है 25,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ओके वी आर सेलिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज जब सेल कर रहे हैं हमें कैश कितना मिल रहा है 25,000। अब यहाँ पे आपको साथ साथ ये भी रिपोर्ट करना है व्हेन यू आर सेलिंग एन इन्वेस्टमेंट whether you are having a gain or a loss on that investment। अब आप गेन और लॉस को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो टोटल अमाउंट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करके। Now how you are going to know whether it's a gain or a loss,
So let's record this transaction. सबसे पहले we know हमें कैश कितना मिल रहा है 25,000. Since cash is an asset, asset will be debited by 25,000. अब यहाँ पे आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी कितने की, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो आपने सेल की है उसकी आपको कितनी कॉस्ट थी. इफ यू रिमेंबर, अगर हमने जब इन्वेंट्री का हमने किया था, इन्वेंट्री का चैप्टर, हम देखते थे कि इन्वेंट्री सेल करके हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है और उसके बाद उस इन्वेंट्री को हमें सेल करने की कितनी कॉस्ट पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो एग्जैक्टली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जी आपने जो मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल की है, एक तो आपको सेल करने पे कितना आपको अमाउंट आपको मिल रहा है, दूसरा ये कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने सेल की है उसकी एक्चुअल आपको कॉस्ट कितनी पड़ी थी परचेज करने की. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैंने जो 500 यहाँ पे अपने शेयर्स सेल किए हैं और इसके अंदर मैंने जब ब्रोकरेज कमीशन को भी डिडक्ट किया है तो मुझे पता चला है कि ओके इस 500 शेयर को सेल करके मुझे पैसे कितने मिले हैं 25,000. अब ये जो 500 शेयर्स मैंने सेल किए हैं इसकी मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी थी. सिंस मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है और मेरे पास से मार्केटेबल सिक्योरिटीज जा रही हैं. सब कैश मेरे पास 25,000 आ रहा है, लेकिन जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज मेरे पास से जा रही हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी, उस मार्केटेबल सिक्योरिटी की अपनी वैल्यू कितनी थी, मुझे यहाँ पे ये रिपोर्ट करनी है. मेरे पास से मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल्स जा रही है, मार्केटेबल सिक्योरिटी इज एन एसेट, whenever asset decreases asset is credited. So marketable security will be credited, but marketable security credit किस अमाउंट से हो रही है, 500 हम शेयर सेल कर रहे हैं और हमने यहाँ पे देखा था कि पर शेयर प्राइस हमने कितनी कैलकुलेट की थी 49. So 500 into 49 gives us 24,500. So जो मेरे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो हो गई 24,500. अब यहाँ पे अगर मैं इनमें देखूँ, मेरी डेबिट साइड इज 25,000 एंड माय क्रेडिट साइड इज 24,500. मुझे सिंपली कोई यहाँ पे कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी. मुझे यहाँ से देख के मालूम चल रहा है कि जी मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटी की जो वैल्यू थी, जो कॉस्ट थी वो 24,500 थी और जबकि मैंने सेल कितने पे की है, मुझे कितने का कैश जनरेट हो रहा है 25,000 का. So the difference amount is of 500 which is on credit side. And this difference amount is actually gain on sale of investment. So again, gain on sale of investment will be credited by 500, marketable securities will be credited by 24,500 and cash will be debited by 25,000. Now we can see that both debit and credit sides are equal. अच्छा, सबसे पहले गेन को हमने क्यों क्रेडिट किया है? We know whenever we generate a revenue or income, it's in credit form. Similarly, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, revenue is something that you generate from a primary source. Gain, again, आप एक income generate कर रहे हैं, but gain is always from secondary source. But since revenue भी आपका credit होता है, so gain will be credited because again, gain is a form of income or form of earning that you are generating. So it will be credited. अच्छा, यहाँ पे अगेन अब हमने किस तरह से इसको शो करना है, यहाँ पे अगेन हमने इसके नीचे कैलकुलेशन शो करनी है और आप किस तरह से शो करेंगे मैं वापस से आपको यहाँ पे बता दूं. यहाँ पे आप बताएंगे आपने 500 शेयर सेल किया है एट द प्राइस ऑफ 50.04 per share minus $20 which is our brokerage commission. So yes, this is sales proceeds. Then after that हमें ये भी बताना है कि सेल प्रोसीड्स के अलावा जो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज की यहाँ पे कॉस्ट शो की है, इसकी भी क्या कैलकुलेशन थी वो आप बताएंगे. कॉस्ट बेसिस कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं और इस 500 शेयर्स की एक्चुअली प्राइस क्या थी जो हमने पे की थी. हम वापस जाए यहाँ पे 49. सो यहाँ पर जो इसकी प्राइस थी वो थी 49 पर
शेयर। एंड देन उसके बाद हमें मालूम चलेगा गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे हमें मालूम चला था? 25,000 minus 24,500. This is how you are going to show this entire calculation for this single journal entry. अगेन आप अगर हम इसको भी डिस्कस करें कि क्या चीजें कहाँ पे रिपोर्ट होंगी, सो कैश अगेन आपका बैलेंस शीट पे एसेट आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी सिंस आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने सेल कर दी हैं तो बैलेंस शीट पे जो इसकी पहले वैल्यू थी, पहले कितनी वैल्यू थी? पहले थी इसकी वैल्यू 196,000 थी, डेबिट थी 196,000 क्योंकि उस टाइम इंक्रीज हुई थी, और अब ये 24,500 से क्रेडिट हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। सो अगेन बैलेंस शीट पे आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज एडजस्ट होगी, कैसे एडजस्ट होगी? 196,000 माइनस 24,500, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करेगी। एंड देन आपका जो यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सिंस मैंने आपको प्रीवियसली पहले भी कहा था, gains and losses and revenues and expenses, they all comes in income statement. Why? Because loss is an expense for a company and gain is a form of earning for a company. So since उनकी नेचर क्या है earnings की और expenses की, so they will be reported on income statement. Now let's move on to next transaction जो यहाँ पे थी हमारे पास, ये fourth one. Foster Corporation sells additional 2,500 shares of its Coca-Cola stock on December 28th for 48.01 per share less a 25 brokerage commission. अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें पता है प्राइस पर शेयर कितनी थी? 49। पिछले ट्रांजेक्शन में हमने 50.04 पर बेचा था यानी 49 से ज्यादा, so we know कि we are having a gain. अब हम इस ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हैं? फोर्थ में 49 को हमने परचेज किया था, बट नाउ वी आर सेलिंग इट एट 48.01। ये हमें क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है कि वी आर सेलिंग द स्टॉक लॉस में, क्योंकि 49 इसकी परचेजिंग प्राइस थी, बट वी आर सेलिंग एट 48.01। So let's do the calculation first. We know we have sold 2,500 shares. 2,500 into the price is 48.01. It will make a total 120,025, and we have a brokerage fee of $25. So we are going to deduct that brokerage fee, and the total we are going to get is 120,000. So the total amount we have received against the sales of 2,500 shares is 120,000. And what was the cost of these 2,500 shares? We know that the cost was $49 per share. So it will give us a total of 122,500. नाउ वी कैन सी हियर कि हमने जो उसे सेल किया है, सेल करके हमें जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज़ 120,000, एंड जो हमने इसको ख़रीदा था, जो हमें कॉस्ट पड़ी थी, दैट वाज 122,500. सो सिंपली हमें यहीं से पता चल रहा है कि इट इज़ अ लॉस फॉर अ कंपनी. सो हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? लेट्स रिकॉर्ड इट. December 28th, the cash we have received is 120,000. 120,000 will be debited. एंड हमें कॉस्ट कितनी की पड़ी थी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की जो हमने सेल की है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो आपने सेल की है उसकी कॉस्ट आपको पड़ी थी 122,500. Now we can see that there's a difference between debit and credit, and the difference amount is of 2,500, which is on debit side. So ये जो 2,500 है ये सिंपली हमारा क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ investment. Why the loss is debited? Since I told you that loss is an expense for a company, whenever expense incurs, expense is debited.
हम कहते हैं कि जब भी लॉस होता है कंपनी को, इट्स एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी, सो इसलिए लॉस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. नाउ वी कैन सी द डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड्स आर इक्वल. अब ये जो हमने कैलकुलेशन शो की है, हमें इस ट्रांजैक्शन के नीचे इसको किस तरह से शो करना है, हाउ वी आर गोइंग टू शो इट. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल क्या था, हमने 2500 शेयर सेल किए हैं एट अ प्राइस ऑफ 48.01 per share minus $20 brokers commission. देन उसके बाद हमारी उसकी कॉस्ट कितनी थी, हमें कॉस्ट कितनी पड़ी थी 2500 शेयर्स की. पहले 2500 शेयर्स इंटू $49 पर शेयर. एंड हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंपली 120,000 minus 122,500. So this is how we are going to record this transaction and how we are going to report the calculations under this journal entry. Okay, again यहाँ पे कैश हमारा एसेट है, तो कैश विल बी रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट. मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं आपकी, वो अगेन बैलेंस शीट पे ही रिपोर्ट हो रही होंगी आपकी, और जस्ट उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही होगी, उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी. एंड अदर देन दैट जो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये अगेन आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा. जैसे मैंने पहले ही कहा था, गेन एंड लॉस दे बोथ आर द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज लॉस इज an expense for a company and gain is one of the form of the earnings. So revenues and expenses, gains and losses, they all are parts of income statement. Now let's move on to last transaction. The last transaction is actually based on adjusting the marketable security to the market value. If we read the last transaction, it says Foster Corporation 1000 remaining shares of Coca-Cola stock has a current market value of 47,000 on December 31st, and the per share price is 47. We know initially the price per share was 49 and now the price is 47. अगर अब हम देखें, जो हमने कॉस्ट पे की थी, that was 49, but now the market value has been reduced to 47. सो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है. सबसे पहले तो जब भी आप एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट करते हैं, इसके हवाले से यू शुड नो टू थिंग्स. सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या होती है कि जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है किसी एसेट की, आप उस पे उस एसेट को एडजस्ट कर रहे होते हैं. अब अगर उसकी फेयर वैल्यू जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी और अब जो उसकी फेयर वैल्यू है, अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है उसकी कॉस्ट प्राइस से, सो ऑब्वियसली इट्स अ गेन. और अगर उसकी फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट प्राइस से कम है, देन इट्स अ लॉस. वापस से ये गेन है और एक लॉस है. अच्छा, अब एक चीज है इसमें, इसमें जो भी आपको गेन एंड लॉस हो रहा है, उसके अगेंस्ट आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही. यू आर नॉट रिसीविंग एनी पेमेंट. वाई? क्योंकि जो आपकी एसेट की वैल्यू, आप सिर्फ एसेट की वैल्यू को रीअसेस कर रहे हैं, रीवैल्यूएट कर रहे हैं. रीवैल्यूएट करके द एसेट इज देयर, आपने एसेट को सेल नहीं किया. जब तक एसेट को सेल नहीं किया तो इट मीन्स आपको कोई कैश, कोई पेमेंट नहीं मिल रही है आपको. सो रिमेंबर दिस गेन एंड लॉस, जब भी आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, इसमें यू आर नॉट रिसीविंग एनी पेमेंट. सो जो भी उसका गेन एंड लॉस होगा वो पेमेंट के फॉर्म में नहीं होगा. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ओके अगर वो पेमेंट की फॉर्म में नहीं होगा, देन हाउ आर वी गोइंग टू बैलेंस. हम किस तरह से बैलेंस करेंगे कि चलें, हम कहते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटी की अगर वैल्यू बढ़ गई है तो सिंपली हम अपनी बुक्स में मार्केटेबल सिक्योरिटी जो हमारा एसेट था उसकी वैल्यू इंक्रीज करके लिख देंगे. बट हम उसको बैलेंस किसके साथ करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू बैलेंस इट. अब इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारा अकाउंट यूज होता है वो यूज होता है अनरियलाइज होल्डिंग गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर तो आपको लॉस होता है तो द अकाउंट यू आर गोइंग टू यूज इज अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट. इफ इट्स अ गेन, देन अनरियलाइज होल्डिंग गेन ऑन इन्वेस्टमेंट. अब हम सबसे पहले जब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, देन वी विल गेट टू नो हाउ वी आर एक्चुअली एडजस्टिंग इट. लेट्स सी.
अच्छा, अब ये यहाँ पे कहते हैं जी December 31 है, December 31। सबसे पहले हमें पता है कि मार्केटेबल जो सिक्योरिटी थी आपकी, ये जो 1000 शेयर्स आपके अभी रिमेनिंग हैं, इसकी जो इनिशियल प्राइस थी वो थी $49 थी, एंड अब 47 है। सो 49 से 47 2 का डिफरेंस है, एंड 2 into 1000 मेक्स 2000। सो अब आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है हमें राइट डाउन करनी है, यानी हमें उसको कम करनी है। वी नो जब भी एसेट डिक्रीज होता है एसेट क्रेडिट होता है। इधर हम इंटेंशनली एसेट को हमें डिक्रीज करना है, वाई? क्योंकि पहले 49 थी, अब 47 है। अगर इसकी 49 ही रहती तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें चेंज ही नहीं करना था। बट सिंस इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, सो हमें एसेट को भी क्या करना है, एसेट की वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है। एसेट की वैल्यू को रिड्यूस हम कैसे करेंगे? सिंपली वी आर गोइंग टू क्रेडिट दैट एसेट बाय द वैल्यू जिससे वो रिड्यूस हो रहा है। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल बी क्रेडिटेड बाय 2000। अब इसके अगेंस्ट डेबिट क्या होगा? सिंस आई टोल्ड यू देयर इज नो पेमेंट अगेंस्ट दिस मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट, द अकाउंट वी आर गोइंग टू यूज इज unrealized holding loss on investment, and unrealized holding loss on investment will be debited by 2000. Why are we debiting it? We are debiting it because since it's a loss, and loss is one of the expenses of a company, and जब भी expense हमारा incur होता है वो हमारा debit हो जाता है। But the difference between this loss and a normal loss is कि उस loss के against कोई ना कोई आपको पेमेंट की फॉर्म में लॉस हो रहा होता है, यानी आपको कैश की फॉर्म में लॉस हो रहा होता है। बट यहाँ पे कोई पेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं है, ना आपको कोई कैश मिल रहा है ना आपको कोई मिलने वाला है। वी आर जस्ट एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट, वी आर रीअसेसिंग इट, वी आर रीवैल्यूएटिंग इट। सो यहाँ पे जो हम अकाउंट यूज करते हैं, वी यूज अनरियलाइज होल्डिंग गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक चीज है, ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अगेन ये आपकी बैलेंस शीट पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बैलेंस शीट पे आपके एसेट के पोर्शन में आ जाएगा। बट ये जो आपका अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपका कहाँ पे आएगा? वुड इट बी अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट? इट वुड बी अ पार्ट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इन द बैलेंस शीट। ये इक्विटी के पोर्शन में आएगा बैलेंस शीट में। नाउ व्हाई ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्यों नहीं आ रहा? इनकम स्टेटमेंट में ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि याद रखें, हम वहाँ पे जो भी लॉस या हम गेन की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जब हम किसी चीज को सेल करके हमें वो लॉस और गेन हो रहा था। बट यहाँ पे तो वी आर नॉट सेलिंग। व्हेन वी आर नॉट सेलिंग, देन इसका मतलब ये जो लॉस है मेरा, ये मुझे सेल करके नहीं आ रहा। जब ये मुझे सेलिंग करके लॉस नहीं आ रहा, देन इट कांट बी अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट किसका पार्ट है? क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? अब वो प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है वो किसके जरिए होता है? व्हेन यू सेल समथिंग। बट यहाँ पे यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, आपको ना कोई पेमेंट मिलनी है, ना कुछ होना है, ना यू आर सेलिंग, आप सिर्फ रीअसेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो लॉस है इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट में किसका पार्ट है? आपके स्टॉक होल्डर इक्विटी, यानी जो ओनर्स इक्विटी का सेक्शन होता है, ये उसका पार्ट है। ना हाउ आर वी गोइंग टू रिपोर्ट दिस इन योर बैलेंस शीट? लेट्स सी। सो सिंपली आपके बैलेंस शीट पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो 47,000 से रिपोर्ट हो जाएंगी, क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था शुरू में ही कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं आपकी, उसकी करंट वैल्यू किस बेसिस पे होती है? जो भी मार्केट वैल्यू करंटली चल रही होती है। सो सिंपली मार्केटेबल सिक्योरिटीज वुड बी रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट विद द अमाउंट ऑफ 47,000, एंड दिस अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आ जाएगा इक्विटी के पोर्शन में। सिंस इट्स अ लॉस, सो जब हम ओनर्स इक्विटी के पोर्शन में इसको रिपोर्ट करेंगे, सो ये नेगेटिव ही होगा। एंड अगर हम अगर देखें ये कैसे आएगा, ओनर्स इक्विटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, ये कैपिटल आपके पास स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद ये जो आपका अनरियलाइज्ड होल्डिंग है, अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस
on investment, it would be simply negative 2000. So this is how you are going to report this unrealized holding loss on investment in your owner's equity section.